वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि छंद किसे कहते हैं, छंद किसे कहते हैं और छंद के क्या भेद होते हैं। जैसे कि प्रश्न है यहाँ पर, छंद किसे कहते हैं और छंद के भेद लिखिए। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि छंद किसे कहते हैं और छंद के भेद क्या होते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम छंद की परिभाषा जान लेते हैं कि छंद की परिभाषा क्या है, यानी छंद कहते किसे हैं। देखिए बच्चों, जिस रचना में वर्ण, मात्रा, पद, यति, तुक का ध्यान रखा जाता है उसे छंद कहते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि छंद किसे कहते हैं तो आप बताएंगे कि जिस रचना में वर्ण, मात्रा, पद, यति, तुक का ध्यान रखा जाता है तो उसे छंद कहते हैं। अब बच्चों, मुझे लग रहा है कि अब दूसरा प्रश्न ये उठेगा कि ये पद क्या है, मतलब वर्ण क्या है, मात्रा क्या है, पद क्या है, यति क्या है, तुक क्या है। जब हमें यही नहीं पता कि ये वर्ण, मात्रा, पद, यति, तुक क्या है तो हम कैसे, मतलब जब हम जवाब देंगे कि जिस रचना में वर्ण, मात्रा, पद, यति, तुक का ध्यान रखा जाता है तो उसे छंद कहते हैं। तो इससे पहले हमें खुद को भी पता होना चाहिए कि वर्ण क्या है, मात्रा क्या है, पद क्या है, यति क्या है और तुक क्या होती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इन सब के बारे में। बच्चों, छंद के बारे में जानने से पहले छंद के तत्व को जानेंगे, तभी आपको पूरा समझ में आएगा कि छंद किसे कहते हैं। पहले छंद के तत्व जानेंगे। अभी हमने छंद की परिभाषा जानी, अब हम जानेंगे इसमें छंद के तत्व कि छंद के तत्व क्या होते हैं। देखिए, छंदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए छंदों के विभिन्न तत्वों के विषय में जानना परम आवश्यक है। छंदों के मुख्य तत्व इस प्रकार हैं। छंद को जानना है तो उसके तत्वों को जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं और किन तत्वों से मिलकर के छंद पूरा होता है। तो सबसे पहले आता है बच्चों वर्ण। सबसे पहले वर्ण है, तो वर्ण क्या होता है? वर्ण मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। अच्छा, जो हम बोलते हैं तो हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, जो स्वर निकलते हैं, जो अक्षर निकलते हैं, उसे ही हम वर्ण कहते हैं। मतलब वर्ण किसे कहते हैं? अक्षरों को वर्ण कहते हैं। जब हम बोल रहे हैं तो हमारे मुख से जो भी वर्ण निकल रहे हैं, जो अक्षर निकल रहे हैं, उसी को वर्ण कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा वर्ण किसे कहते हैं। मुख से निकलने वाली जो ध्वनि है उसी को अक्षर या वर्ण कहते हैं। अब ये वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं। ये तो जान लिया कि वर्ण किसे कहते हैं, लेकिन वर्ण के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से वर्ण होते हैं? एक होता है हर्ष, और हर्ष को कहते हैं लघु। लघु का अर्थ होता है छोटा। और एक होता है दीर्घ, और दीर्घ को कहते हैं गुरु, यानी गुरु का अर्थ होता है बड़ा। तो यहाँ पर देखिए, इसका विवेचन हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, हर्ष और लघु। हर्ष का भी हमने जान लिया, हर्ष कहते हैं छोटे को, और छोटे को क्या कहते हैं? लघु। वर्ण मात्रा गणना की प्रमुख इकाई है। वर्ण क्या है? मात्रा की गणना की प्रमुख इकाई है बच्चों। और लघु मात्रा, लघु वर्ण एक मात्रिक होता है। जो लघु वर्ण होता है वो एक मात्रिक होता है। अब जानेंगे कि ये लघु वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, और इस प्रकार से जो छोटी अक्षर होते हैं, जैसे का पे कोई मात्रा नहीं लगी है, छोटी ई की मात्रा और छोटे उ की मात्रा, ये बच्चों लघु चिन्ह होते हैं। जो लघु चिन्ह हैं वो क्या हैं? जो छोटे अक्षर हैं हमारे, और या फिर किसी पर कोई भी मात्रा ना लगी हो। अगर मात्रा लगी हो तो छोटी मात्रा लगी हो, जैसे का पे लगी है, या कोई भी मात्रा छोटी लगी हो तो वो लघु मात्रा होगी। और इसको इस तरह से दर्शाते हैं। इसको पाई भी बोलते हैं, और आप इसको खड़ी पाई कह सकते हैं। तो इसे खड़ी पाई कहते हैं। तो ये लघु मात्रा होती है बच्चों, ये लघु मात्रा। और दो लघु वर्ण मिलकर एक गुरु के बराबर हो जाते हैं। इसके नियम इस प्रकार हैं। देखो बच्चों, ये जो मात्रा है, ये जो पाई है, इसको पाई कहते हैं।
ये लघु मात्रा है, और ये जो है ये अंग्रेजी का जो एस की तरह लिखा है ये गुरु मात्रा है। ये 1 गिनी जाती है और ये 2 गिनी जाती हैं। अब हम जानेंगे कि कहाँ पर ये वाली लघु मात्रा लगती है और कहाँ पर गुरु मात्रा लगती है। बच्चों, जब आप चौपाई, छंद पढ़ोगे या रोला पढ़ोगे या दोहा पढ़ोगे, सोठा पढ़ोगे, तो उसमें मात्राएं लगाई जाती हैं। अगर आपको मात्रा ही पता नहीं चलेगी कि कहाँ पर छोटी लगनी है, कहाँ पर बड़ी लगनी है, तो फिर आप कैसे लगाओगे। तो यहाँ पर जान लो कि कहाँ पर छोटी मात्रा लगती है और कहाँ पर बड़ी लगती है। तो बच्चों, जो संयुक्ताक्षर स्वम लघु होते हैं, जो संयुक्त अक्षर होते हैं वो छोटे अक्षर होते हैं। अब संयुक्ताक्षर कहते हैं कैसे होते हैं, जैसे बच्चों चमत्कार एक शब्द है। चमत्कार मात्राओं को लगाने का, देखिए जो चमत्कार शब्द है इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि मात्राएं किस प्रकार से लगती हैं। देखो बच्चों, जो चा है ये छोटा अक्षर है, ना इस पर कोई मात्रा लगी हुई है ना डंडा लगा हुआ है, तो इस पर हम लघु मात्रा लगाएंगे। लेकिन जो ये माँ है ये भी छोटा अक्षर है, इस पर भी लघु मात्रा लगेगी। लेकिन ये जो ता है ये आधा अक्षर है, तो आधा अक्षर अपने पहले वाले अक्षर के साथ जुड़ जाता है और यहाँ पर गुरु मात्रा हो जाएगी। और देखिए का पे आ का डंडा लगा है, तो का पे ये गुरु मात्रा लगेगी, और रा पे कोई मात्रा नहीं है तो ये इस प्रकार से लघु मात्रा लगेगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से मात्राएं लगती हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इसमें देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर कौन सी मात्रा लगती है। बच्चों, ये है कर्म। अब देखिए का पे कोई डंडा को नहीं लगा है, कोई मात्रा नहीं लगी है, तो यहाँ पर लघु मात्रा होगी। रा पे भी लघु मात्रा होगी, माँ पे भी लघु मात्रा होगी। तो यहाँ पर का पे भी लघु मात्रा है, रा पे भी लघु मात्रा है और माँ पे भी लघु मात्रा है। लेकिन जो हा है, हा पे जो ये अंकी बिंदी लगी है इस पर गुरु मात्रा होगी, और सा पे कोई मात्रा नहीं है इसलिए इस पर लघु मात्रा होगी। लेकिन यहाँ पर जो चक्र बिंदी है, चक्र बिंदी पर बच्चों लघु मात्रा होती है। और यहाँ पर देखिए सा है, सा पे कोई मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर इस तरह से ये दोनों ही लघु मात्रा वाली होंगी। लेकिन देखिए माँ पे आ का डंडा लगा है, तो ये माँ पे गुरु मात्रा होगी, ला पे गुरु मात्रा होगी क्योंकि यहाँ पर आ का डंडा है। अब यहाँ पर सत्कार देखिए, सा छोटा अक्षर है तो इस पे लघु मात्रा लगनी चाहिए थी, लेकिन जो ता है ये आधा अक्षर है तो ये इसमें सा में जुड़ेगा, तो ये यहाँ पर गुरु मात्रा होगी। अब का पे आ का डंडा लगा है तो यहाँ पर गुरु मात्रा होगी, और रा पे कुछ भी नहीं लगा है तो यहाँ पर लघु मात्रा होगी। अब जैसे बच्चों अगर होता किरण, इस तरह से किरण होता, तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये शब्द है किरण। का पे छोटी की मात्रा लगी है तो यहाँ पर लघु मात्रा होगी। रा पे कुछ भी नहीं लगा है तो ये लघु मात्रा होगी, ना पे भी लघु मात्रा होगी। लेकिन माँ पे छोटे ऊ की मात्रा लगी है, लेकिन उसके आगे आधा सा है, तो ये दोनों मिलकर के इस पर गुरु मात्रा होगी। का पे आ का डंडा लगा है तो इस पर गुरु मात्रा होगी, ना पे कुछ नहीं है तो लघु मात्रा होगी। अब यहाँ पर सब देखिए बच्चों, जैसे झ पे बड़े ऊ की मात्रा लगी है तो गुरु मात्रा लगेगी, ला पे आ का डंडा लगा है तो गुरु मात्रा लगेगी, थ पे 2 मात्रा लगी है तो गुरु मात्रा लगेगी, और ला पे ये यहाँ पर आ का डंडा लगा है तो गुरु मात्रा लगेगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर गुरु मात्रा लगती है और कहाँ पर लघु मात्रा लगती है। और ध्यान रखना बच्चों, ये जो अंकी बिंदी है यहाँ पर गुरु मात्रा लगती है, और जो चक्र बिंदी है यहाँ पर लघु मात्रा लगती है। और बच्चों जो हलंत वर्ण होता है, जैसे ये हलंत वर्ण है हमारा माँ, ये भी लघु वर्ण होगा। देखिए आ पर तो लघु मात्रा लगेगी ही, हा पे भी लगेगी, लेकिन जो ये माँ है ये हलंत लगा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी लघु मात्रा होगी। तो बच्चों जान लो, जहाँ पर हलंत होगा वहाँ पर भी लघु मात्रा लगेगी। तो बच्चों इस प्रकार आपको समझ में आ गया कि हलंत वर्ण पर भी लघु मात्रा लगती है। तो इस प्रकार बच्चों देखो, ये हमने जाना कि संयुक्त वर्ण स्वम लघु होते हैं, चंद्र बिंदु वर्ण या एक मात्रा वाले वर्ण भी लघु होते हैं, जैसे हंसना, फंसना आदि। यहाँ पर अगर ये है तो यहाँ पर भी लघु मात्रा लगेगी, अभी जैसे हमने ऊपर सीखा। और हर्ष मात्राओं से युक्त सभी वर्ण लघु होते हैं, जैसे छोटी की मात्रा लगी हो,
छोटी ई की मात्रा लगी हो या छोटे ऊ की मात्रा लगी हो। अब हलंत व्यंजन भी लघु मान लिए जाते हैं, जैसे अभी हमने देखा अहम है, अहम पे भी मात्रा लगा के देखी थी तो वहाँ पर लघु मात्रा लगी थी। जैसे स्वम, स्वम लिखा जाता है तो स्वम में भी माँ पे लघु मात्रा लगेगी। अब बच्चों आता है दीर्घ। दीर्घ, दीर्घ को गुरु कहते हैं। दीर्घ वर्ण स्वर या लघु की तुलना में दुगनी मात्रा रखता है और दीर्घ के लिए इस प्रकार से ये अंग्रेजी के एस के चिन्ह की जैसे बनाया जाता है। अब मात्रिक छंदों में मात्रा की गणना से संबंधित दीर्घ वर्ण संबंधी नियम इस प्रकार हैं बच्चों। जैसे अब आप जानोगे कि दीर्घ मात्रा कहाँ कहाँ पर लगती है। संयुक्ताक्षर से पूर्व के लघु वर्ण दीर्घ होते हैं, जैसे अभी हमने सीखा, क्योंकि उन पर अधिक भार पड़ता है। जैसे अभी बताया था, जैसे दुष्ट अक्षर में दुह और ये आ आदि संयुक्ताक्षर से नया शब्द जो बनता है तो वहाँ पर कुछ अपवादों को छोड़ करके उसका प्रभाव अपने पूर्व शब्द पर लघु पर नहीं पड़ता, तो वह भ्रष्ट में हा लघु ही रह जाता है। अगला नियम है बच्चों, अनुस्वार युक्त वर्ण दीर्घ होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया हंस, हंस शब्द से अभी जब सीखा था कि हा पे अगर अनुस्वार लगा है, अंक की बिंदी लगी है तो वो गुरु मात्रा लगेगी उस पर। जैसे कंठ है, आनंद है, का है और ना है। विसर्ग वाले वर्ण भी दीर्घ माने जाते हैं। जैसे दुख में दुह पे ये गुरु मात्रा लगेगी, इस तरह से गुरु मात्रा लगेगी। दीर्घ मात्राओं से युक्त वर्ण दीर्घ माने जाते हैं। जैसे कौन, काम, कैसे, इन सब पे गुरु मात्रा लगेगी। यदि इनका उच्चारण लघु की तरह किया जाता है तो लघु माना जाएगा। जैसे कहेऊ में हे। कभी कभी बच्चों क्या होता है कि जब हम किसी पद को गाते हैं तो वहाँ पर गाते समय थोड़ा मतलब बहुत कम जो है उस पर जोर दिया जाता है, तो ऐसे शब्द अगर गुरु भी होते हैं तो वहाँ पर जो है लघु मात्रा लगती है। और इस प्रकार देखिए वास्तव में उच्चारण की ही किसी वर्ण की को दीर्घ बनाने का आधार है। जैसे हम किसी शब्द को बोल रहे हैं और बहुत जल्दी से बोल दिया, कम समय लगाया उसको बोलने में, और चाहे वो भले ही दीर्घ था तो उस पर लघु मात्रा लगेगी। और अगर वो भले ही लघु वर्ण है लेकिन अगर उसे हमने बोलने में ज़्यादा समय लगा दिया, जोर लगा दिया या बोलने में ज़्यादा समय लगा तो वहाँ पर गुरु मात्रा लगेगी। ये इसलिए बता दिया बच्चों, कहीं कहीं पर आपको किसी चौपाई में, दोहे में या किसी भी छंद में आपको देखने को मिलेगा कि आपको मात्रा तो लघु दिखाई देगी लेकिन उस पर गुरु मात्रा लगी होगी, या फिर कोई लघु मात्रा लगेगी और वहाँ पर गुरु मात्रा लगी होगी। तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, कभी कभी नियम का कुछ अपवाद भी होता है, और लेकिन कहीं पर अगर किसी शब्द को बोलने में जोर लग रहा है तो वहाँ पर गुरु मात्रा लगती है। अब देखिए पांचवा नियम है, कभी कभी चरण के अंत में लघु वर्ण की विकल्प दीर्घ मान लिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, लीला तुम्हारी अति ही विचित्र में त्र दीर्घ है। यहाँ पर देखिए लास्ट वाला जो शब्द है, अक्षर है त्र, ये यहाँ पर दीर्घ माना जाएगा। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा कि लघु मात्रा कहाँ लगेगी और दीर्घ मात्रा कहाँ लगेगी। अब आती है मात्रा। वर्ण के उच्चारण में जो समय व्यतीत होता है उसे मात्रा कहते हैं, और लघु वर्ण की एक मात्रा मानी जाती है। गुरु वर्ण के उच्चारण में दुगना समय लगता है, अतः उसकी दो मात्राएं मानी जाती हैं। यानी ये जो ऐसे ये लघु मात्रा लगी तो ये एक गिनी जाएगी, और ये गुरु मात्रा हुई तो ये दो गिनी जाएगी। अब आगे जानते हैं कि गति किसे कहते हैं। गति पढ़ते समय कविता के स्पष्ट सुगत प्रभाव को गति कहते हैं। जिस प्रभाव में कोई कविता कही जाती है या कोई दोहा पढ़ा जाता है, कोई चौपाई पढ़ी जाती है, तो उस प्रभाव को ही गति कहते हैं। और यति, यति किसे कहते हैं। छंदों में विराम या रुकने के स्थलों को यति कहते हैं। जहाँ पर कॉमा लगा होता है उसी कॉमे को, जहाँ पर हम रुकते हैं, जब हम किसी दोहे को पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते जहाँ पर कॉमा लगा है, जहाँ पर हम रुक रहे हैं थोड़ी देर के लिए, उसे ही यति कहते हैं। अब तुक क्या होता है। छंद के चरणों के अंत में एक समान उच्चारण वाले शब्दों के आने से जो लय उत्पन्न होती है उसे तुक कहते हैं। बच्चों जो तुक होती है, जो गीत होते हैं, जो कविता होती है, जो दोहा होता है, कुछ भी होता है, उसमें लय तभी आती है
जब अंत में स्वर हों या अक्षर हों एक समान होंगे। अगर एक समान नहीं होंगे तो वहाँ पर लय नहीं आ सकती है। जैसे एक गीत है, आप सभी ने सुना होगा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा। अब यहाँ पर देखिए, सारे जहां से अच्छा, अच्छा में छा है और लास्ट में जो है आ है, अच्छा आ रहा है और अंत में जो है हमारा। देखिए वहाँ पर छ है और वहाँ पर हमारे का लास्ट में रा है, लेकिन अंत में स्वर एक है, इसीलिए इसकी जब हम गाते हैं तो लय बन जाती है। अगर होता अच्छी, अगर अच्छी बन जाता या इधर हमारी शब्द बन जाता, कोई अलग अलग मात्रा हो जाती तो बच्चे उसको गा नहीं सकते। तो किसी भी गीत को जब हम गाते हैं तो उसके अंत में एक जैसे स्वर होने जरूरी होते हैं, तभी उसकी लय बनती है। जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा आया ना, वहाँ पर अच्छा आया, वहाँ पर हमारा आया, तो लास्ट में दोनों की तुक मिल रही है, इसे ही कहते हैं तुक। तुक क्या होती है? जो लास्ट के अंतिम स्वर होते हैं या अक्षर होते हैं वो एक समान होते हैं। अब बच्चों एक और बात जान लो, कुछ शुभ अक्षर होते हैं, कुछ अशुभ अक्षर होते हैं। तो शुभ अक्षर कौन से हैं? 15 अक्षर हमारे शुभ अक्षर हैं, जैसे का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, दा, धा, ना, या, शा, सा, छा, त्र नहीं है, छ और ज्ञ। अशुभ अक्षर कौन से हैं? इन्हें दग्धाक्षर भी कहते हैं। दग्धाक्षर को कविता के प्रारंभ में नहीं रखना चाहिए। अगर हम कोई कविता लिख रहे हैं तो इन अक्षरों को प्रारंभ में नहीं रखा जा सकता। अगर हम कोई दोहा लिख रहे हैं, चौपाई लिख रहे हैं, तो इन सब को कविता में, दोहे में, चौपाई में, रोले में, ये सब जो है शुभ अक्षर रखे जाते हैं शुरू में, लेकिन दग्धाक्षर कविता के या दोहे के या किसी भी छंद के शुरुआत में नहीं रखे जाते। जैसे आपने देखा भी होगा, कोई भी कविता आपको येणा, झाणा, टा, ठा, डा, डा, णा, ता, था, बा, भा, मा, रा, ला, व, सा, ह, ये इस प्रकार ये आवश्यकता के अनुसार इनके दोष परिहार का विधान है। तो यहाँ पर कभी कभी जो है बहुत कमी से आपको ऐसी कोई कविता, कोई दोहा, कोई छंद मिलेगा जो इन अक्षरों से शुरुआत हो, तो ऐसे अक्षर अशुभ अक्षर कहलाते हैं, जिनसे कविता या दोहा या किसी गीत की शुरुआत नहीं होती है। बच्चों आज इस वीडियो में हमने जाना है कि छंद किसे कहते हैं, छंद के कितने भेद होते हैं। अगली वीडियो में अब हम दोहा, सोठा, रोला, चौपाई और सभी छंद का अध्ययन करेंगे, उनको जानेंगे, क्योंकि उनको जानने से पहले अगर बच्चों को मात्राएं लगानी नहीं आती है तो वो उन छंदों को अच्छी तरह से याद नहीं कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आप सबको ये वीडियो देख करके लघु गुरु मात्राएं का ज्ञान और लघु मात्रा क्या होती है, गुरु मात्रा क्या होती है, कहाँ पर लघु मात्रा लगती है, कहाँ पर गुरु मात्रा लगती है, इसका ज्ञान जरूर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई या आपको समझ में आ गया वीडियो में जो भी समझाया गया है, तो वीडियो को लाइक करिए, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर जब वीडियो चल रही है अगर उसमें लाल बटन दिखाई दे रहा है तो उस लाल बटन को दबा दें और साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस कर दें, क्योंकि इससे आप जब भी वीडियो डाली जाएगी तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचता है। धन्यवाद।